हमारे आज के मेहमान साबिक ब्यूरोक्रेट, उनके मुताबिक वो अफसरशाही की रम्स को खूबी जानते हैं, रियासत और सियासी अमूर पर ख़ास नुक्ता नज़र रखते हैं, तजियाकार हैं, राइटर हैं। वेलकम औरिया मकबूल जान। और हमारे आज के जज हैं डॉक्टर खालिद रांझा, साबिक जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। जज साहब, क्या मुझे इजाज़त है कि मैं औरिया साहब से सवालात करूँ? बिल्कुल शुरू करें जी। थैंक यू सर। औरिया मकबूल जान, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम बुनियादी तौर पे बचपन में औरिया मकबूल जान अब्बासी रखा गया था। तो वो था जब आपको मुलाजमत में आपको किस नाम से मुलाजमत मिली? औरिया मकबूल अब्बासी के उसकी मैं वजह बताता हूँ। मैं वजह नहीं, बस सर तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या नहीं, मेरे टीचर ने जान काट दिया था उसमें से। नहीं नहीं, अब ठीक है, मैंने जान नहीं मैंने काटा, मैंने तो पूछा आपका नाम क्या है, क्योंकि आज तक लोगों को आपका नाम ही नहीं पता लगा और ये हैरान कुन बात है। नहीं, कलमी नाम हमेशा मुख्तलिफ होता है। चलें जी, कोई बात। अच्छा, वो आपका कलमी नाम है? नहीं, औरिया मकबूल जान मेरा कलमी नाम है। अच्छा, अब्बासी नाम पूरा आपका पूरा? सर मैं फिर सवाल करता हूँ, आपका पूरा नाम क्या सर? औरिया मकबूल अब्बासी। औरिया मकबूल अब्बासी, जान नहीं है? औरिया मकबूल जान अब्बासी असल नाम यही है, लेकिन ऑफिशियल नाम औरिया मकबूल अब्बासी है। अच्छा, आप दो नामों से चल रहे हैं? नहीं, एक ऑफिशियल नाम है और एक वो नाम जो आप इस्तेमाल करते हैं। ऑफिशियल नाम है लेकिन इस्तेमाल मेरा नाम एक ही है। अच्छा साहब, जब आप मुलहद थे और आप बड़े मुतासर थे इंकलाब से और आप खुद तहरीर करते हैं ज़मीन में आफ्ताब दफन कर दिया, यह आपका एक आर्टिकल है। इसमें आप कहते हैं कि मैं मुलहद था और मैं कार्ल मार्क्स, एंगल की किताबों का खुमार मेरे सर पे सवार था और मैं उन लोगों के साथ चलता था जो खुदा के वजूद से इनकार कर देते थे। वालिद साहब बहुत समझाते थे लेकिन मुझे कोई समझ नहीं आती थी। मुझे भुट्टो की शक्ल में माओ से तुंग नजर आता था। क्या ये हकीकत है? बिल्कुल ठीक, ये हकीकत है। दुरुस्त। आप मुलहद थे। और क्या ये भी हकीकत है कि जब बांग्लादेश नामंजूर की तहरीक चल रही थी उस वक्त भी आप ज़हनी तौर पे इनकलाबी थे, बागी थे? हकीकत है। वो जो दो आपने पैम्फलेट पढ़े हज़रत मौलाना मौदूदी के, वो कौन से पैम्फलेट थे? उन्होंने आपको रोने पे क्यों मजबूर कर दिया? बेसिकली देखिए, मैं मुल्हिद को बहुत अच्छा आदमी समझता हूँ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस्लाम का पहली जो सीढ़ी चढ़ जाता है ला इलाह कि कोई अल्लाह नहीं है, ठीक है। उसके फ़लसफ़ा था। मैं नियाज़ फतेहपुरी की किताब थी उस वक़्त, मानो जज़्दा, वो पढ़ी थी, और एंगल्स की किताब थी, बड़ी कमाल किताब है, ओरिजिन ऑफ फैमिली स्टेट एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, और मार्क्स की उस वक़्त वो थी। नहीं सर, ये जो आपको अक़लियत का फ़रेब और सलामती का रास्ता, इसने आपको रोने पे क्यों मजबूर किया? असल मसला यह है कि ये दलील के हिसाब से इन्होंने अल्लाह को साबित करने की कोशिश की थी। मौलाना मौदूदी का बड़ा काम है इल्हाद के मुकाबले में, और चूंकि मैंने दलील से अल्लाह का इनकार किया था तो मुझे दलील से ही कायल किया जा सकता था अल्लाह का, तो उन्होंने दलील से मुझे अल्लाह। तो आप एक ज़माने में, जनाब जैसा भी नोट करने की बात है, जो मेरे सामने बैठे हैं एक ज़माने में दलील से कायल होकर अल्लाह को नहीं मानते थे, फिर ये दलील से कायल हो गए, अल्लाह को मानना शुरू कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये अल्लाह को नहीं मानते थे और जब अल्लाह को मानना शुरू किया तो वो जो अरसा है उस अरसे को हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? दुनिया में हर आदमी के ऊपर ये अरसा आता है जो ज़हीन होता है, क्रिएटिव होता है, और वो इनकार करता करता एक जगह पहुँचता है। जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात की गई है उसमें यही है कि सुबह उन्होंने कहा कि मैंने चाँद को देखा, मेरा रब, मैंने समझा रब है। कहता नहीं, ये रब नहीं हो सकता, ये तो डूब गया। सूरज आया, फिर सोचा, मैंने कहा ये रब नहीं हो सकता, ये तो डूब गया, डूबने वाला मेरा कैसे? फिर अल्लाह कहता है इन्नी वजहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न मा अना मुशरिक। आज क्या पोजीशन है आपकी? अब मैं अल्लाह को मानता हूँ और अल्लाह को मनवाने की कोशिश भी करता हूँ। और ये साहब, आप बुनियादी तौर पर एक ब्यूरोक्रेट हैं और आपने अपनी, बुनियादी तौर पर तो गलत है, मैं बुनियादी तौर पर शायर हूँ और बचपन में 6 साल जोड़ में शायरी करता रहा हूँ। शायर हैं। ब्यूरोक्रेट मैं सिर्फ रिस्क कमाने के लिए शायर है। शायर हैं। आपने रिस्क कमाने का जो सफ़र शुरू किया वो 12 कॉमन से शुरू किया, ये हकीकत है? नहीं, मैं उससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा में मेरी नौकरी हो गई थी और मैं यूनाइटेड नेशंस में था, फंड फॉर ड्रग यूज़ कंट्रोल में। उन लोगों के पास जो यहूदियों की तंजीम थी, और मुझे यहूदियों से आप तनख्वाह ले रहे थे? नहीं, अब मैं नहीं तनख्वाह, उसका जब यहूदियों की तंजीम, मैं तनख्वाह नहीं ली, उसके साथ काम कर रहे थे। नहीं, मुझे बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की ऑफर हुई थी, तो मैं लाहौर से उठ के, वो 35,000 की तनख्वाह थी, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी 900 रुपए की तनख्वाह थी, मैं 900 रुपए पे चला गया। सर, ये बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का भी मसला मेरी समझ में नहीं आता कि आप कब बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में मुलाजमत 1980, 18 मार्च 1980। यहाँ पे कुछ और आप लिखते हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। आपकी ये किताब है हरफ राज,
और इसमें आपने लिखा है मोहब्बत की फसल रोंदने वाले। आपने लिखा है कि 28 साल कबल 1998 की मार्च का महीना याद आ रहा था। कोयटा की सख्त सर्दी में शीशे लगे बरामदों में मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों से इम्तियाजी पोजीशन हासिल करने वाले लड़के इंटरव्यू के लिए खड़े थे। यूनिवर्सिटी का आगाज़ था। बलूचिस्तान में इल्म की तरसील के लिए वाइस चांसलर ने पूरे मुल्क से दरखास्तें मांगी थी। ये लोग भी अजीब थे। घर दोस्त, ये डेट गलत प्रिंट हुई है, 1980 18 मार्च। योर एक्सेलेंसी, ये नोट किया जाए कि इनकी जो किताब है मेरी किताब इसके बारे में, ये इनकी किताब में जो कॉलम छपा है वो 1998 का है और ये इस वक्त यहाँ पे बयान 18 मार्च 1980। इसको रिकॉर्ड पर हमारे स्टेटमेंट में नोट कर लिया। आगे चले आप, यूएनओ से आप आगे यहाँ पे। मैंने वो 35,000 की नौकरी नहीं गया नहीं मैं। मैंने जिनेवा जाना था, मैं यूनिवर्सिटी में आ गया 6 मार्च को, मुझे दोनों ऑफरों में। ठीक है, ऑलराइट। 4 साल पढ़ा। अब आप बाना कॉमन में थे। जी जी। पहली अपॉइंटमेंट आपकी है 1986-87 में असिस्टेंट कमिश्नर चमन। आप चमन के बॉर्डर को एक आज़ाद बॉर्डर के तौर पर तस्वर करते हैं और उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। मुझे हैरानी होती है एक सिविल सर्वेंट अपने जो मुल्क है उसकी हदूद की रिस्पेक्ट नहीं करता और एक ऐसी सरहद की तारीफ करता है जो एग्जिस्ट नहीं करती थी उस वक्त। एक होती है आपकी इंतजामी हदूद, एक होती है आपकी हकीकत। हकीकत यह है कि वो बॉर्डर एग्जिस्ट नहीं करता। आप बतौर मैं हकीकत को मानता हूं। कमिश्नर, आपका फर्ज नहीं है कि आप यू शुड बी लॉयल टू द स्टेट। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि ये गुज़श्ता 300 साल से ये बॉर्डर, मैं गुज़श्ता 300 साल की बात नहीं कर रहा। यू जॉइंड द सिविल सर्विस and you became the civil servant. Loyal to the state. Were you not loyal to the state? I am loyal to the state. Yes. Once you are loyal to the government. जब आप स्टेट के लॉयल हैं तो एक ऐसी सरहद जो आपके सामने खुली और आप उसकी तारीफ करते हैं तो आपको अजीब सा नहीं लगता? मैं बुनियादी तौर पर समझता हूं कि अगर एक वक्त ज़माने के अंदर फ्रांस में रहने वाला ये कहता है कि हम यूरोपीय यूनियन बना लें और बेल्जियम में रहने वाला भी कहता है कि हम यूरोपीय यूनियन बना लें, सरहद को खत्म कर दें, तो ये ख्वाहिश रखना कोई जुर्म नहीं है। ख्वाहिश और चीज है। मेरी भी ख्वाहिश थी। अच्छा, ये क्या ख्वाहिश थी आपकी? तो मैं खत्म नहीं कर सका। आज अगर मेरी ख्वाहिश, आज आपकी ख्वाहिश है, मैं आज भी समझता हूं। आप मुस्लिम उम्मा की कोई ड्यूरल लाइन में यकीन नहीं करते। मैं मुस्लिम उम्मा की कोई बाउंड्री पे यकीन की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो एक रियासत की कंपोजिशन में क्या उसकी ज्योग्राफियाई हदूद का होना लाजमी नहीं होता? मैं बताऊं आपको, ये 1920 में पासपोर्ट का डिजाइन आया है जब बाउंड्रीज। सर मैं 1920 में जा ही रहा। आई एम आस्किंग फ्रॉम ओरिया जान। मेरी एक ख्वाहिश है, ख्वाहिश आपकी ले ली मैंने, ख्वाहिश आपकी रिकॉर्ड पे आ गई। अब सवाल अगला ये है कि सर कोई रियासत अपने जोग्राफियाई बाउंड्रीज के बगैर हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक, चलें आगे चलते हैं। और मैं ड्यूरल लैंड पे यकीन रखता हूं इस मामले में। ड्यूरल लैंड में यकीन रखते हैं। चलें आगे चलते हैं। सर आपको ट्रांसफर क्यों कर दिया गया एज ए डिप्टी कमिश्नर चागी पर? जो इन्होंने एक कोशिश करनी थी, जो एक्सपेरिमेंट करना था, उससे 1 महीना पहले आपको ट्रांसफर क्यों कर दिया गया? मेरा ट्रांसफर उससे कुछ 4 महीने पहले भी हुआ था और उसके बाद पूरे चागी में 3 दिन स्ट्राइक रही थी, हड़ताल रही थी और चागी की आरसीडी हाईवे लगे बंद कर दी थी कि हम इस आदमी को यहाँ से नहीं जाने देंगे। उस वक्त अख्तर मैंगल साहब होते थे, नवाज शरीफ साहब सैंदक आए थे उसी ज़माने में। सिर्फ 4 दिन पहले मेरा ट्रांसफ़र हुआ। सैंदक आए थे और सैंदक में कोर कमांडर साहब ने उनसे कहा था कि ये ट्रांसफ़र अप्रैल में हुआ, धमाका मई में हुआ। जी, अप्रैल के एंड में हुआ था। जी जी। तो उन्होंने कहा, उस वक्त वो पहला धमाका हो चुका हुआ था जो मिसाइल वाला। तो उन्होंने कहा कि ये तो सैंदिक में जहाज में बैठे बैठे उन्होंने अख्तर मैंगल साहब से कहा था, मेरा ट्रांसफर हुआ था, मैंने कहा था मैं रुकना भी नहीं चाहता हूं, लोगों ने उसको रोका था। सर आप रहे एमडी वासा बलूचिस्तान, आपने कभी ये सोचा था कि जो झील है हन्ना की, जो शहर को पानी सप्लाई करती है, एक रोज ये खत्म हो जाएगी, तो मुतबादल आपकी तजवीज़ क्या थी उस वक्त? मैंने 8 तजावीज़ का एक पूरा कंपेडियम बना के भेजा था। मैंने कहा था कि पीर गायब के अंदर 60 MGD पानी जो है वह दफन हो जाता है, वहां से पंप करके लाएं। दूसरी तजवीज़ ये थी कानक वैली में से पानी लेके आएँ। तीसरी तजवीज़ ये थी कि ऊपर से जहाँ पर कच्छ के इलाके का वहाँ डैम बना के पानी लेके आएँ। आखिरी तजवीज़ ये थी कि लाइमस्टोन एक्वाफर जो है नीचे जो है पानी, उसको लेके आएँ। मैं सिर्फ 6 महीने MD वासा रहा हूँ और उस 6 महीने के बाद जब मेरे इख्तलाफात हुए, जब मुझे शिफ्ट किया गया, तो इख्तलाफ इस बात पे हुए थे कि वहाँ कुछ लोग गोल्फ कोर्स बनाना चाहते थे। मैंने कहा लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता, तुम गोल्फ कोर्स बनाते हो। तो उन्होंने पहला काम ये किया था कि वो आखिरी तजवीज़ जो थी ना, वो जो गोल्फ क्लब कौन बना रहा था? रहने दें, चले ठीक है। ये है आपके ईमान की ताकत, अभी ये है आपके ईमान का जज्बा। अभी मुझ पर पाबंदी लगी है प्रोग्राम पे। वो तो किसी और वजह से लगी, वो भी बात करते हैं। सर इसके बाद आपने डायरेक्टर निपा कोयटा में रहे। जी जी।
देन यू फिर आप डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर बलूचिस्तान हो गए 2000 में, ये हकीकत है। जी जी जी, ये सोचो पहले नीपा बाद में आया। ये सर ये आपने लिख के भेजा कि आइंदा नहीं कि गलती मैंने जैसे बंदे को लिख के भेजा करें तो उसकी करेक्शन करें, क्योंकि गलती हो जाएगी तो फिर मेरे गले में पड़ जाएगी कि शायद मैं गलत जी पहले मैं पेश कर रहा हूँ। डायरेक्टर अब देखिए हम आगे चलते हैं। जैसा मुझे अब आपकी तवज्जो फिर चाहिए, ये अपनी जिंदगी में दो आदमियों को उस्ताद मानते हैं। ये मार्च 1990 की सर्द हवाओं की रात है। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए लाहौर को खैरबाद कह चुका था। ज़िली अदालत के अहाते में 2 कमरे में मुश्तमिल एक लॉ कॉलेज कायम था। शाम को क्लासें होती थी। मुझे इल्म का शौक़ था, मैंने दाखिला ले लिया। मुझे उसका अंदाज़ा तक न था कि हमें दस्तूरी कानून पढ़ाने वाला इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी एडवोकेट एक दिन खुद दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ की अलामत बन जाएगा। अब इनका इफ्तिखार चौधरी से तल्लुक़ 1980 से इस्टेब्लिश है। अब आगे चलते हैं। जब ये वहाँ पे बने डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर, तो फिर ये इफ्तिखार चौधरी की तारीफ में जो लिखते हैं वो सुनिएगा। आखिरी उम्मीद, पेज 213, हरफराज 2। पहले पुट भी करें ना, आपने ये लिखा है, ये बात आप इनको पुट करें ना जी। हाँ नहीं लिखा, हाँ सर ये आपने लिखा है, ये जो लिखा है जी मैं लिखा, मुझे लिखे हुए। अच्छा ये सर अब मैं जो पढ़ने लगा हूँ, ये आपने, ये किताब आपकी है जी? बिस्मिल्लाह। ये किताब आपकी है। क्या इस किताब में आपके कॉलम हैं? क्या आप उन कॉलमों को ओन करते हैं? ओन करते। जी हाँ। मैं तुम सब लोगों को जैकबाबाद से 10 मील दूर जाफराबाद की जेल ले जाऊंगा, दिखाऊंगा कि वहाँ कैदी कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। मैं डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर था। मुझे साथ चलने को कहा क्योंकि मेरा महकमा और मुतल्लिका रफ़ाई इदारे इनके साथ कुछ शामिल थे। अब ये फिर एक बात साबित होती है कि ये उनके तालिब इल्म रहे, उनसे बहुत मुतासर रहे। जब भी वहाँ पे अफसर के तौर पे काम कर रहे थे तब भी ये उनसे बड़े मुतासर थे और इनके साथ उनकी बड़ी कुर्बत थी। इस कुर्बत का क्या मैं क्यों रेफर में कर रहा हूँ, ये मैं आगे चल के आपसे बात करूँगा। हम चलते हैं जी अब आपकी तरफ। आपने फिर ईरान में जॉब की। ये मुझे नहीं पता कि ईरान में जॉब आपको किसकी सिफारिश पे मिली। आपको ईरान में एक जॉब मिली और आप सिफारिश पे नहीं मिली, मैं इम्तिहान पास करके गया। आप $5,522 माहाना कमाते थे। वो डॉलर जिसको आप बुरा समझते हैं और वो डॉलर छापने वालों को बुरा समझते हैं। ईरान में डॉलर नहीं मिलते थे। अच्छा, $5,522 आप वहाँ पे लेते थे। वहाँ पे आपने वो काम किया जो आपको कभी भी नहीं करना चाहिए बतौर सिविल सर्वेंट के। आपने एक्स्ट्रा कोर्ट की वायलेशन की और हमेशा करते आए हैं आपने वहाँ पे एक अमल हुआ पाकिस्तान में, उसके खिलाफ खुलकर टेलीविज़न पे एक इजहार ख्याल किया जिसकी बिना पर आपको वापस तलब कर लिया गया पाकिस्तान में। क्या ये हकीकत है? उसका सबसे पहली बात यह है कि मैं ECO का मुलाजिम था, पाकिस्तान से वहाँ चला गया था और ECO का मुलाजिम ये एक ओथ उठाता है कि मैं अपने किसी भी साबका मुल्क से किसी भी बंदे से इंस्ट्रक्शंस नहीं लूंगा अपनी इस नौकरी के दौरान, वरना आप बायस हो जाते हैं। तो मेरा ताल्लुक टूट गया था। मेरे बॉस डॉक्टर रजबी ने मुझे इजाज़त दी थी कि तुम टीवी में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मैं उनकी इजाज़त के साथ वहाँ पर। Why did the ambassador wrote against you then? एम्बेसडर तो मुलाजिम था पाकिस्तान का। आप मुलाजिम नहीं थे? उसके बाद मैं नहीं था। और फिर आगे मुलाजिम हो गए पाकिस्तान के आप? मैंने इंक्वायरी जीती हुई है, मैंने कोर्ट ऑफ लॉ में इंक्वायरी जीती हुई है इसके ऊपर सर। नहीं सर, वो कोर्ट ऑफ लॉ छोड़े, रशीद साहब वाला वो मेरे पास में है डॉक्यूमेंट, वो मैं आ रहा हूँ उधर। अभी तो हम इंक्वायरी तो गई नहीं, अभी तो हम इंक्वायरी तो गई नहीं बॉस। अच्छा ठीक। अभी तो एक सवाल हम कर रहे हैं कि ईरान में आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, आपने कह दिया मैं कर ही नहीं रहा था। अगर आप सरकारी मुलाजिम थे ही नहीं, क्या आप छुट्टियों पर थे? नहीं, डेपुटेशन होती है जब आप किसी, आप डेपुटेशन पे थे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं जो रीजनल किसने भेजा? एक इम्तिहान हुआ था 10 मुल्कों की ऑर्गेनाइजेशन। किसने परमिशन दी? पाकिस्तान ने परमिशन दी। पाकिस्तान परमिशन देके इम्तिहान में गया। क्या अगर वहां पर सारे लोग अपने मुल्क को ढूंढना शुरू कर दें, अपने मुल्क से इंस्ट्रक्शन ले लें, तो फिर वो मुल्क का निजाम नहीं चलता। मैं आपकी सारी बातों से इत्तेफाक किए जा रहा हूं, मैं तो आपसे डिसएग्री कर ही नहीं रहा ना। तो फिर आप वहां पे सस्पेंड हो गए एंड यू केम बैक टू द पाकिस्तान। नहीं, मुझे उन्होंने बुला लिया था, मुशर्रफ साहब ने। हुआ ये था कि उन्होंने कहा कि आप मुशर्रफ कौन था? आप सरकारी मुलाजिम ही नहीं थे? नहीं, बुला सकते नहीं थे। सुने कैसे आप सरकारी मुलाजिम ही नहीं थे? नहीं बुला सकते थे, इसी पे तो मसला हुआ। उन्होंने कहा कि हम इसको वापस भेजें।
मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, ईसीओ ने कहा कि हम इसको कैन यू शो मी दोस डॉक्यूमेंट जहां पे ईसीओ ने ये कहा? हाँ, मैं आपको बता दूंगा। बहुत नहीं, ये आप मुझे डॉक्यूमेंट्स देंगे? मेरे पास नहीं है, आपने मुझे तो फिर शायद रशीद ने जो इंक्वायरी की आपकी, वो शायद रशीद ने कोई इंक्वायरी नहीं की। जो शायद रशीद ने इंक्वायरी की वो क्या थी? नहीं, मेरी इंक्वायरी जब पहली गई थी, वो उनको उसके उन्होंने कहा मैं इंक्वायरी नहीं करता हूँ। किसने कहा मैं इंक्वायरी नहीं करता? ये स्टाफ कॉलेज में वो थे। क्या एलिगेशन था आप पर? एलिगेशन ये था कि मैंने एक टीवी प्रोग्राम में हिस्सा लिया है और मैंने डिक्टेटर्स के बारे में गुफ्तगू की है। मेरा फिक्र था एलिगेशन नहीं, वेयर इज द एलिगेशन? कैन यू रिप्रोड्यूस टुमारो the allegation which was served to you? Oh yes. Will you? Oh yes. और शायद रशीद ने कोई इंक्वायरी नहीं की मेरी। जो डेपुटेशनिस्ट होता है उसका अपने महकमे में लियन जरूर होता है, एंड ही कैन बी कॉल्ड बैक एनी टाइम बाय द पेरेंट डिपार्टमेंट। सर, उसमें हुआ यह था कि उन्होंने कहा था कि विल गो टू द काउंसिल ऑफ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, और 9 मुल्कों ने मेरे हक में वोट दिया था, पाकिस्तान ने मेरे खिलाफ वोट दिया। मुझे नहीं सर ताल्लुक, जो मेरा सवाल मैं अपने सवाल, थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस सपोर्ट। मैं आगे चल रहा हूं सर। Was there a charge sheet was given to you or not? Yes. Okay. मैंने जवाब दिया। Was there inquiry took पहले place or not? हाँ, फारूकी साहब को दी थी इंक्वायरी, उन्होंने इनकार कर दिया। अच्छा। शायद रशीद को दी थी, शायद रशीद ने लिख के भेजा कि मैं बलूचिस्तान में 7 सर्व करता रहा हूं, मैं इंसाफ नहीं कर सकूंगा। उसके बाद उन्होंने दी थी नजीबुल्लाह मलक को, उसने कहा था कि मैं भी इंसाफ नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरे साथ ये सबॉर्डिनेट काम करता रहा है। चौथा मेजर इकबाल ने ये इंक्वायरी की थी और उस वक्त उन्होंने बकायदा मुझे एग्जोनरेट। बड़ी इन्फ्लुएंस सर्विस किया आपने। नहीं, कोई इन्फ्लुएंस नहीं। 3 आदमी आपकी इंक्वायरी करने को तैयार नहीं। आप मुल्क के खिलाफ बोल के आए, एक तरफ मुशर्रफ है, एक तरफ तुम, हम क्या करें? आप मुल्क के खिलाफ बोल के आए, मुल्क की पॉलिसी के खिलाफ बोल के आए, आपने एक्स्ट्रा कोर्ट की वायलेशन की। आपको इजाजत ही नहीं है कि आप सरकारी मुलाजिम होते हुए एक्स्ट्रा कोर्ट में काम करते हुए किसी किस्म की पॉलिटिकल स्टेटमेंट दें। सुप्रीम कोर्ट में मैंने ये केस जीता है। कोई सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 19, वेयर इज द केस? 22 of 213। आपने जो केस जीता सुप्रीम कोर्ट में वो ये है, इसी में है। इसमें कोई इसमें हुआ ये था, नहीं सर, नहीं। और साहब एक सेकंड देखिए, ये केस जो आपने एक जीता है सुप्रीम कोर्ट से, कैसे जीता है इसमें मैं आऊंगा बाद में। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नंबर 22 of 2013। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है, ये पूरा का पूरा केस मेरे पास करता हूं ना उसका। अच्छा सर, मेरे पास पूरा केस है, आपकी पिटीशन है, जजमेंट है। आगे चले। इसलिए हुआ कि वो लेके गए थे इल्जाम के ये उसमें पेश होता है टीवी में। हम आगे चले ना सर, हम आगे चले, हम अभी सर आएंगे, अभी आएंगे बेफिक्र रहे। हमने आप हमारे दोस्त हैं, हम आप बिल्कुल रहेंगे। देन आप इस्लामाबाद चले गए, फिर इस्लामाबाद में एज जैसा कि महसूस होता है मुझे, आप काफ़ी बासर आदमी हैं और आप बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं, बहुत अच्छी अपने एक्सप्रेशन करते हैं, लफ्ज़ों का आपके पास बहुत बड़ा एक ज़ख़ीरा है, आप लोगों को मुतासर करने के माहिर हैं। इसी तरीके से आपने फवाद हसन फवाद को भी मुतासर किया और आप उसके साथ मिलकर क्या आप शहबाज शरीफ को आके मिले या नहीं? क्या फवाद, पहली बात यह कि नवाज शरीफ सबसे मुलाकात करता था, ऐसी बात नहीं है। मैंने 4 महीने इंतजार किया था। शहबाज शरीफ 1 अप्रैल को वो सारा प्रोसीडिंग शुरू थी, मैं जून की 1 को आया था, 3 महीने कम से कम इंतजार किया था। मैं नहीं आना चाहता था। फवाद हसन फवाद मेरा अंडर ट्रेनिंग असिस्टेंट कमिश्नर रहा है, मुझे उसे मुतासर करने की जरूरत नहीं है। वो मेरे पास वहां पर काम करता रहा। फिर वो आया या नहीं आपके साथ? मैं आया था। नहीं, लेके आया शहबाज शरीफ के पास, एंड यू वर असाइंड वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटी, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन कल्चर। लेकिन बड़े मजे की बात है, इससे पहले आप, मैं यहाँ ऑन द रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि मैंने शहबाज शरीफ से कहा था मुझे कोई और पोस्ट दे दो, इंफॉर्मेशन ना देना, मैं अपने साथियों के साथ ये नहीं मुझे दे दीजिए। माला और एक चीज और मैं यहाँ पे आपके तवज्जो तलब है, इससे पहले ये मोहतरम डायरेक्टर जनरल रहे आसार कदीमा के वहाँ पे, और एक दफ़ा फिर इनको एक और असाइनमेंट दी गई जो सेक्रेटरी हेल्थ बलूचिस्तान ये रहे थे, उसको शायद सामने रखते हुए जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ पाकिस्तान बना दिया गया। कहाँ से ये शुरू हो रहे हैं, कहाँ ये जा रहे हैं, और अब ये 2008 में जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ बना दिया गया। क्या आप ये बताना पसंद करेंगे कि बतौर जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ पाकिस्तान क्या आप एडमन के सरबराह थे या आप फाइनेंस एंड प्लानिंग के सरबराह थे? मेरा ही नोट है जिसके ऊपर एफर्ड्रीन का केस चल रहा है आजकल। No, sir, my question because चलिए आगे चलते हैं सर। अब आ जाते हैं जी, ये लाहौर में आ गए, पंजाब में आ गए और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बन गए, इनको एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया वॉल सिटी का।
जो बड़ा थोड़ा अर्सा करें। ये थोड़ा सा रहे आप सर वॉल सिटी कुछ के, दिनों फिर बाद में 2 साल, बाद में 2 साल मुकम्मल भी रहे आप। ठीक। फिर सही कल्चर एंड डीजी वार्ड सिटी लॉ बन गए। फिर इनको पता नहीं, फिर इनसे किसी की कोई नाराजगी डेवलप होती है और इनको कहा जाता है आप चले जाएं वहाँ पे सेक्रेटेरिएट में, वहाँ पे जाके बैठे और सर्विस करें। पहले नाराजगी पहले हुई थी, मुझे नहीं पता क्या हुई, आप बताना पसंद करेंगे? शहबाज शरीफ से नाराजगी मेरी पहले हो गई थी। किस बात पे क्या हुआ था? नाराजगी ये हुई थी कि वो चाहते थे कि ये साथ जो जमीन है वो मजीद निजामी साहब को अलॉट कर दी जाए, और वो ट्रस्ट की जमीन थी जिससे मैंने इनकार कर दिया था और फिर मुझे उन्होंने शिफ्ट कर दिया था। और उसके 35-40 लोग गवाह हैं जो उस वक्त वहां मौजूद थे उस मीटिंग के अंदर जहां मेरी उनके साथ इस मामले में बहस हुई थी, जिसमें आज के शफकत महमूद साहब भी मौजूद थे। तो उन्होंने आपको सेक्रेटरी लाइब्रेरी लगाया था, फिर उनकी हुकूमत चली गई थी, फिर सलमान तासीर आ गए थे, उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें वापस इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी लगाता हूं। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लगूंगा। अच्छा सर, बात ये है कि क्या ये आप रिटायर्ड हो जाते हैं 2016 में 21वें ग्रेड की? जी जी। फैक्ट। अब मैं एक और सवाल आपसे करना चाह रहा हूं और शायद ये भी उसके फिर विटनेस हो जाए। स्टाफ कॉलेज लाहौर में इफ्तिखार चौधरी साहब का एक विजिट है, क्या आपके ज़हन में है वो विजिट? स्टाफ कॉलेज नहीं, स्टाफ कॉलेज का विजिट सुप्रीम कोर्ट में था। वो विजिट आपके ज़हन में है? मेरे ज़हन में है। क्या वहाँ पे इफ्तिखार चौधरी साहब ने आपसे कहा कि आप दरख्वास्त दें अगर आप समझते हैं कि आप अग्रीव्ड हैं? नहीं, उन्होंने कहा था अगर तुम्हें कोई लिखने पढ़ने से रोके तो मुझे दरख्वास्त देना, आर्टिकल 19 तुम्हें प्रोटेक्ट करता है। ये कहा आपने, फिर इस पे बहस भी हुई थी। फिर आपने आके भंगड़ा डाला, जब आप वापस दोस्तों के साथ आए वैन में बैठने के लिए आपने भंगड़ा डाला कि गल बन गई है। नहीं, उस वक्त मेरी प्रमोशन का मसला ही नहीं था। मेरी वो प्रमोशन भंगड़ा- 3 साल बाद वो भंगड़ा क्यों डाला गया? नहीं, कोई भंगड़ा नहीं डाला, भंगड़ा तो वैसे मैं डालता हूँ। अच्छा, वैसे भंगड़ा मैं डालते हैं। पंजाबी हूँ। मुझे आप ये बताएं जनाब के सरकारी अफसर का सियासी ख्यालात पर जो पाबंदी है एक्स्ट्रा कोड में, आप उसका एहतराम क्यों नहीं करते? पहली बात तो ये है कि मैंने उनको कहा था और मैंने लिख के भी भेजा था कि फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के ऊपर कोई भी अगर एग्रीमेंट होता है, एक्स्ट्रा कोड या ना, किसको लिख के भेजा था? एस्टेब्लिशमेंट भी इनको लिखा था। किस कब? बहुत दफा लिखा, जब भी 12 इंक्वायरियां हुई है मेरे ऊपर। नहीं, मुझे आपकी इंक्वायरियां तो भी मैंने आपको जवाब होनी दिया चाहिए। ना, और आप सुन लें कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एक्स्ट्रा कोड अगर कहता है कि तुम कल तुम्हारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रोका जाता है तो आपको नौकरी छोड़ देनी चाहिए थी। तुम नहीं रोक सकते। आप एज ए प्रोटेस्ट नौकरी छोड़ देते? नहीं, नौकरी को छोड़। क्यों कल को छोड़ आप आपको मना किया गया है, आपको पाबंद किया गया है, आप वायलेशन कर रहे हैं। कल को ये टीवी चैनल कहता है कि इफ्तिखार साहब आपका हम फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ जो है उस पर कंप्रोमाइज करते हैं, आप 25 साल की नौकरी के बाद खुदकुशी कर लेंगे, क्या कर सकते हैं? ये एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। मैं क्या करूंगा? ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। नौकरी कर रहा था तो मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, तो मुझे उस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट को रिफ्यूज कर देना नहीं, कॉन्ट्रैक्ट देखिए वो साइन नहीं करता। पहली बात तो ये है कि एस्टर कोड जो है वो बेसिकली एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट है। ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन है और लॉ है, लॉ में कहीं नहीं लिखा हुआ। अच्छा, मतलब लीगल डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं है, तमाम रूल्स लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, तमाम रूल्स अंडर द लॉ लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, तमाम रूल्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। उसके अंदर एक प्रोवाइजो है कि नो सच परमिशन इज रिक्वायर्ड इफ द कंट्रीब्यूशन इज आर्टिस्टिक, लिटरेरी एंड साइंटिफिक। और मुझे उसने कहा था, हाउ कैन यू हैव टू सैलरीज? किसकी? व्हाइल यू आर सर्विंग? नहीं, you have been taking two salaries, किसकी सैलरी? one from the government and other from the other from the articles. आप एक कंसल्टेंट के तौर पे काम कर सकते हैं। You cannot. Oh yes, this is my point of view, sir. नहीं, it's allowed. This is my point of view. Let's go. इन्होंने लिखा अपने कॉलम में, और या हम इनकी ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं, इन्होंने एक कॉलम लिखा और लेट मी रीड दैट कॉलम। एक बात जरूर जिक्र कर ले बीच में, जो आइन है ना, आइन का पंक्चुएशन है, ये मेरे हकूक हैं, सब्जेक्ट टू लॉ, ठीक, ये बार बार लिखा हुआ है और लॉ इजाजत नहीं देता था। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कहा मुशर्रफ ने हाई ट्रीजन की सजा होगी सब्जेक्ट टू लॉ, उसके लिए एक्ट बना था, इसीलिए यहाँ पे हकूक दिए गए हैं, साथ साथ ये भी लिखा है कि लॉ वुड ऑल्सो ऑपरेट। तो सर सब्जेक्ट टू लॉ ये नहीं कर सकते, बिकॉज द लॉ से द एक्स्ट्रा कोर्ट सेज ही कांट, ही कैन नॉट। लॉ में यही था, लॉ में लिखा हुआ है कि नो सच परमिशन इज रिक्वायर्ड इफ द कंट्रीब्यूशन इज आर्टिस्टिक, लिटरेरी एंड साइंटिफिक। इट वाज नॉट मुझे कहा था, उसने कहा लिटरेरी, मैंने कहा आप फैज़ की शायरी को लिटरेचर से आउट सर आगे चले, आप जालब की शायरी को लिटरेचर से आउट सर आगे चले। जालब का भी सरकारी मुलाजिम नहीं था। और ये लिटरेचर की कॉलम में लिखते हैं, आपका ये कॉलम है फैज़ था, गियोटोपिया। जी जी,
इसमें आपने कुछ चीज़ें लिखी हैं। नाउ वी गो द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। आप अपने कॉलम में लिखते हैं कि पाकिस्तान में बजट की कोई तख्लीकी काम नहीं बल्कि जामुद साकत रूटीन है। साथ ही एक पेचीदा अमल बयान किया जब आप साहब इख्तियार थे। इस अमल को आसान और मुयस्सर बनाने के लिए कोई पॉलिसी आपने बनाई एक, और आप कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान एक क्लर्क चलाता है। जब पूरा पाकिस्तान एक क्लर्क चलाता है तो आप बाबू वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं? पहले बिल्कुल गलत, मैं तो ब्यूरोक्रेसी के सख्त खिलाफ हूँ इस मसले में। मैं तो पैसे हमेशा आपने ब्यूरोक्रेसी से कमाए। देखिए मैं इतने थोड़े ब्यूरोक्रेसी से मैं फिरते रहे और आज आप थोड़े खिलाफ अरसे हैं। के लिए मैं डिप्टी सेक्रेटरी फिनांस बना था और मैंने पहला सरप्लस बजट बलूचिस्तान का पेश किया था। उस वक्त हमने कहा था कि इस फिनांस के महकमे के अंदर ये जो रेगुलर सिस्टम है इसको खत्म किया जाए, और ये जो क्लर्कों की प्रोसेस से चला है, सेक्शन अफसर कर रहा है, हमारे यहाँ कोई क्रिएटिविटी नहीं है। इसका मतलब कि बजट क्लर्क बनाता है, 100%। आप नहीं बनाते? कौन सा? ये सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सेक्शन डिप्टी सेक्रेटरी। वो सिर्फ दस्तखत, वो सिर्फ ऑटोग्राफ देते हैं। पाकिस्तान में फिर गवर्नेंस क्या है? हाउ विल यू डिफाइन पाकिस्तान का गवर्नेंस मसला ही इन गवर्नेंस पाकिस्तान? है। पाकिस्तान का मसला ही गवर्नेंस है बुनियादी क्या तौर पर। आपके नजदीक वजह क्या यह है है? कि वक्त के साथ साथ इतनी ही तबाही आई है। एक जमाने के अंदर होता यह था कि जो सेक्शन अफसर होता था वो बेहतरीन इंसान होता था असम्बली बनाने का। अब तो लेकिन आज वो आप उस सेक्शन अफसर के खिलाफ हैं। खत्म है, क्या आप उसके खिलाफ हैं? देखिए आगे मातम किस चीज का, ऐसी चीज ये आपने नहीं लिखा कि इस वजह से मैं खिलाफ हूं। नहीं, आप इसको जाके आपने पढ़िएगा। एक कॉलम को ना उठाएं, आप मैंने तकरीबन 7000 कॉलम लिखा है। सर मैं कोशिश की जितनी आप मुझे जो कुछ मैं जो भी मुझे मुमकिन तौर पे मिल सका मैंने उसी को करना है। मैंने सुनी सुनाई बातों पे तो नहीं जाके मैं केस नहीं, खासी मेहनत की है। खासी मेहनत की है। अल्लाह ताला आपको आगे चले सर, मुझे बताइए कि हकीकत में मुल्क कौन चला रहा है? हंस बहुत अच्छा सवाल। नहीं, हंसने की बात इसमें क्या है? हकीकत में ये मुल्क चल रहा है, चला को नहीं रहा। ठीक, अभी चला रहे हैं। देखिए एलिफेंट इन द रूम ब्यूरोक्रेसी है। जर्नैल को 5 से 7 साल लगते हैं फाइल समझने आने में, और पॉलिटिशियन को फौत हो जाता है, फाइल समझ नहीं आती। ब्यूरोक्रेसी को ठीक कर लें, आपका मुल्क ठीक सर मेरा ये सवाल यही है ना कि कैसे ठीक करना चाहिए ना आपको। कैसे करें? कोई नहीं यू करना वांट मोर रिफॉर्म्स फॉर दी। नहीं, रिफॉर्म नहीं। आपने गुज़श्ता 20 साल ने ब्यूरोक्रेसी को पोलिटिसाइज किया है। ये नून लीग की डीएमजी है, ये पीपल पार्टी की डीएमजी है। ये नून लीग की पुलिस है, ये पीपल पार्टी के पुलिस। ये 5 साल वो चलिए अब नए पाकिस्तान की जो बात हो रही है उसमें अफसरशाही का किबला दुरुस्त हो जाएगा? अभी तक तो मुझे नहीं लगता, इसलिए कि एक नया ग्रुप वजूद में आ गया है। इमरान खान साहब को उन्होंने घेर लिया है। अब वो ग्रुप जो है वो इमरान खान साहब के सामने खड़ा है और उन्होंने इतनी बड़ी दीवार बना दी है कि उनको अब नजर कुछ नहीं आता। कितनी ताकत होती है आपका रेवेन्यू की? ऐसी बहुत बड़ी ताकत होती है। आप लोगों की प्रॉपर्टीज को दाएं से बाएं कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत बड़ी होती है। अब आप चाहे तो 144 का को एक्सरसाइज कर सकते हैं डीसी को कन्विंस करके। बिल्कुल उसके तहत जो जुल्म करने से कर मैं डीसी सकते हैं। पे ना हूं, डीसी खुद कर सकता है। लेकिन एक बात बताऊं, अपनी 32 साल की नौकरी में मैंने कोई सरकारी प्लॉट नहीं लिया। मैंने आपसे पूछा, मैं सुन लेना, मैंने आपसे पूछा, आप मेरी कंट्रीब्यूशन पूछ रहे हैं। मैंने आपसे पूछा ही नहीं कोई- सर, मैंने आपसे ये सवाल किए नहीं। मैं अगला सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूं, जबकि सब इसमें कितनी हकीकत है कि बुरी गवर्नेंस मुल्क को करप्शन में धकेल देती है? बिल्कुल ठीक। और ये इसमें ब्यूरोक्रेसी 90-99% जिम्मेदार है। सर इन्होंने कहा कि इमरान को घेर लिया लोगों ने। सर ये घेरने के बड़े आदी हैं। ब्यूरोक्रेसी इस मुल्क के घेरने की बड़ी आदी है। जैसे आप आते हैं आपको समरी बना के पेश कर दी जाती है कि जनाब ये समरी है। अब आप नए आदमी हैं, इंग्लिश बड़ी अच्छी लिखते हैं, बड़ी फ्लावरी इंग्लिश लिखते हैं जो सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं, और मैं इलेक्ट होके आया हूँ डस्के से, पढ़ा लिखा जरूर हूँ मैं, लेकिन मैं इतनी फ्लावरी इंग्लिश नहीं जानता। फिर कॉमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमर्स का मतलब मुझे नहीं आता, ये मेरे आगे समझ ला के रख देते हैं। सर दक्ष चाहिए, मैं कर दी किया जाता हूँ, किया जाता हूँ, बाद में पता लगता है मेरे पर नैब की इंक्वायरी हो रही है। आई नो सर, क्या आपका ख्याल है कि ऐसे लोग इकट्ठे हो गए हैं इमरान खान के नैब की इंक्वायरियां बहुत सारी हो जाएंगी? मैंने 12 कॉलम लिखे हैं इमरान खान को कि ब्यूरोक्रेसी को ठीक कैसे किया जाता है। नहीं सर, पहली चीज बहुत हो गए, इमरान खान को घेर लिया। देखिए पहली बात तो ये है, ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जिसके अंदर अदालत में बहस उर्दू में हो रही है, फैसला अंग्रेजी में लिखा है। सर ये उस आदमी के बारे में कह रहे हैं जिस आदमी ने इनको सीएम पंजाब के लिए नॉमिनेट किया, केयरटेकर सेटअप, और 45 मिनट के अंदर वापस ले लिया। आई डोंट नो क्यों किया और 45 मिनट में कैसे वापस ले लिया, लेकिन मैं तो हकीकत की बात कर रहा हूँ जो रिकॉर्ड में आज बता रहे हैं। आप 45 मिनट में वापस ले लिया। 45 मिनट आज पहली दफा बताया जा रहा है कि 45 मिनट में वापस ले लिया। टीवी अच्छा सर, वो ब्यूरोक्रेट से उसको घेर लिया, मानते हैं? घेर लिया। अच्छा,
मुझे एक बात बताएं कि आज तक पाकिस्तान में किसी ब्यूरोक्रेट का तगड़ा हिसाब क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एक तो जेल में बैठा है, एक प्राइम मिनिस्टर को तख्तेदार पर लटका दिया गया, एक प्राइम मिनिस्टर सड़क पे फारग कर दिया गया, एक प्राइम मिनिस्टर को खड़े खड़े अदालत ने कहा तुम घर जाओ। तो ब्यूरोक्रेट पे क्यों नहीं पकड़ होती? एक वजह है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 30 साल से करप्शन जो है पीएन से लेके सेक्रेटरी तक एक इंस्टीट्यूशन बन चुकी हुई है। ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, ना एक दूसरे की फाइल तक पहुंचने देते हैं, और जब तक आप फाइल पे नहीं पहुंचेंगे आप उसके खिलाफ केस नहीं बना सकते। सर ब्यूरोक्रेसी में सियासी मुदाखलत किस हद तक है? बहुत ज्यादा हो चुकी हुई, और आप हाँ में हाँ मिलाए जाते हैं, नहीं हम और बाद में वादा माफुआ बन जाते हैं, जो नहीं होता वो फिर बाद में वादा माफुआ बन जाते हैं। नहीं होता बाद में क्या वादा माफुआ नहीं बनाना चाहिए। देखिए ये गलत, ये लॉ की प्रोविजन होगी, लेकिन मैं समझता हूं ये गलत। जियाउल हक आता है तो आपके एक जेब में टोपी होती है और एक हाथ में तस्बीह होती है और आपके कमरे में मुसल्ला होता है। ये सियासतदान सबका यही हाल है। नहीं आप ब्यूरोक्रेट तो है। आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉप ब्यूरोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान। आप लोग जिम्मेदार है पाकिस्तान की तबाही के, हम बिला वजह फौजियों को ज्यादा जिम्मेदार बिल्कुल ठीक। फौजियों को रास्ता कौन दिखाता है? आप बिल्कुल दिखाता। आप मैं नहीं ब्यूरोक्रेट, आप मैं नहीं ब्यूरोक्रेट, आप पूरे आपसे मैं एक पुरजा हूं, और मैं तो मैंने 17 साल अब्बासी साहब आप नहीं, मैं 17 साल मैंने डिस्कस कर रहे हैं। नौकरी की है। आखिरी मेरे बैचमेट चीफ सेक्रेटरी लगे हैं, मेरे मैडर फेडरल सेक्रेटरी लगे हैं। मैं ऑप्ट किया था कि मैं खुदे लाइन नौकरी करूं ताकि मैं आज इज्जत से जिंदगी आजकल महसूस कर रहे हैं इमरान ने कहा है कि अगर इमरान को कहना पड़ा अगर कोई हुकूमत के कामों में मुदाखलत करेगा तो उसे ओहदे से हटा दिया जाएगा। इसका मतलब ब्यूरोक्रेसी कुछ रुकावट भी डाल रही है। जब तक आप कानून नहीं बदलते आप नामुमकिन है कि ओहदे से हटा सकें। इमरान खान साहब बस बादशाह आदमी, ये कोई क्रिकेट की टीम थोड़ी है, ब्यूरोक्रेसी है। कौन बेहतर डिलीवर कर गया, 4 फौजी हुक्मरान या मौजूदा जो सिविल स्ट्रक्चर चल रही है? देखें एक उनकी जो किताब आई है ना, इशरत हुसैन की, बड़ी कमाल किताब है। उसके अंदर उसने बड़ा तदवीन की है कि 40 ईयर्स पहले और 30 ईयर्स बाद के। पहले 40 ईयर्स में सब लोग अच्छे थे, फौजी भी अच्छे थे, पॉलिटिशियन भी अच्छे थे, सब। आखिरी 30 ईयर्स में पॉलिटिशियन भी बुरे थे और फौजी भी बुरे थे। ये जवाल आया है और सब पे बेक वक्त आया। अभी डॉक्टर इशरत हुसैन के जरिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है सिविल रिफॉर्म्स के लिए। आपके ख्याल है कि डॉक्टर साहब कुछ वो कमेटी नहीं, कुछ करेगी? वो 25 साल से यही काम कर रहे हैं, और डॉक्टर साहब ने अपने वो सारे डीएमजी वालों को इकट्ठा करके दोबारा, हालांकि मैं खुद डीएमजी से हूं, दोबारा डीएमजी की बादशाहत कायम करना चाहते हैं। जो गलत होगा इमरान के लिए भी गलत होगा, आइंदा लोगों के लिए भी गलत होगा। वो ये कहते हैं मौजूदा हुक्मरान के जो ब्यूरोक्रेसी है पंजाब की, ये हमारे साथ लॉयल नहीं है, ये एक खानदान के साथ लॉयल है। तो बदल देना, इनको उठा के बलूचिस्तान भेजें, बलूचिस्तान वालों को यहाँ लाएं, केपीके वालों को सिंध भेजें, सिंध वालों को वहां लाएं। क्यों नहीं करते? ये तो इख्तियार में है ना आपके, नहीं है? आप क्या तजवीज़ करते हैं? मैं तो समझता हूं कि आपने पाकिस्तान डीएमजी वाले जो है ये सारी जिंदगी लाहौर से बाहर नहीं निकलते, इन्होंने ऑल पाकिस्तान नौकरी क्यों ली हुई है? क्यों नहीं जाते मस्तूज में? मैंने 24 साल बलूचिस्तान गुजारा, मैं पंजाब का डोमिसाइल था, मेरा बाप और मेरी माँ दोनों गुजरात से रहते थे, उसी कोटे में आया, सब कुछ किया, मैंने ऑप्ट किया था जियाउल हक के सामने, मैंने कहा मुझे भेजो बलूचिस्तान। और ये साहब हम आते हैं अब 2 जो रेफरेंसेस कोट किए मैंने पहले उसकी तरफ, और आपके इस केस की तरफ जो आप बहुत जोर से पेश करते हैं। एक बोर्ड हुआ योर एक्सीलेंस माय लॉर्ड, उस बोर्ड ने इनको तरक्की नहीं दी और कुछ और दोस्तों को, और इनको कहा गया कि आपकी ACR 2 साल की मुकम्मल ना है तकनीकी बुनियाद पर, और नहीं ये नहीं कि कोई मिसकंडक्ट था या कोई तकनीकी बुनियाद। इन्होंने अपने दोस्त इफ्तिखार चौधरी से रब्ता किया। उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब ब्यूरोक्रेसी पर फुल फ्लैज हमला कर रहे थे। उन्होंने इनको कहा कि आप बुनियादी हकूक़ के हवाले से एक दरख्वास्त लेकर लाए, फिर छोड़ दें। क्या ये हकीकत? पहली बात तो यह है कि मैंने दरख्वास्त दी थी, मेरी दरख्वास्त रजिस्ट्रार ने रिजेक्ट कर दी थी, अपने तौर पे मैंने दी थी, रजिस्ट्रार ने रिजेक्ट कर दी। उसके बाद होता यह है कि कानून ये कहता है कि फिर चीफ को खुद सुनना पड़ता है, जब आप उसकी अपील में जाते हैं तो सुनना पड़ता है। फिर जब उन्होंने सुनी तो उसमें मैंने आर्गूमेंट किया था कि मैं अपनी प्रमोशन के लिए नहीं आया हूँ, और मेरी इस फैसले में मुझे प्रमोशन दी भी नहीं गई थी। मैंने कहा था 26 लोग। सर मैं सवाल कुछ और कर रहा हूँ, प्लीज सवाल को गौर से सुनिएगा। You have approached directly the Chaudhry Iftikhar. मैं बिल्कुल You met him.
मैं नहीं, You met him? मैं मिल नहीं मिला। Because you knew him very well. I knew You were friend. मैं तो जस्टिस जावेद इकबाल को भी जानता No, था। I'm not talking about मैं Justice सबको Javed. जानता हूँ। I am not talking about Justice Javed Iqbal. I am talking about Chaudhry Iftikhar Ahmed, and this petition has a पहली relationship. बात तो ये है कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी मेरे उस्ताद थे और मेरे बहुत उस्ताद हैं। Your teacher बल्कि कलीग भी and थे। you both हम were दोनों इकट्ठे together पढ़ाते भी रहे for हैं। this. और इससे इतना नुकसान हुआ किसको? सिविल सर्विस के इसमें मुलाजिम को सिविल कि वो आपको इसमें सिविल सर्विस के रूल 80 मुलाजिमिन को डिमोट कर दिया गया और क्यों उसके बाद डिमोट किया मजाक बन गया? गया। आपके पास 22 सीटें थी, आपने उसको सुमेरा मलक के खावंद को प्रमोट करने के लिए आप उसको लेके आए। आप मजीद मलक के बेटे को प्रमोट करने के लिए आप 80 लोग, आप 20 सीटों के ऊपर 80 लोगों को, मैंने कहा था अगर ये ब्यूरोक्रेसी का ये हाल है तो इस मुल्क में फातह पढ़ दो, मुझे प्रमोशन मत दो, इसको ठीक करो। आपको प्रमोशन नहीं मिली? नहीं, इसमें नहीं मिली। आपको मिल नहीं सकती थी। उसके बाद आपको मिल नहीं सकती बात थी। क्यों नहीं मिल आपको सकती? सिर्फ इसलिए बुलाया गया कि ब्यूरोक्रेसी को ये बताने के लिए कि मुझे I am मिली the powerful man। मुझे फिर मिली जब ये रूल्स फ्रेम हुए, जब बात की बात है ना। इसके बाद लेकिन एक दफा तो आपकी इस दरखास्त से ब्यूरोक्रेसी को उस आदमी के आगे झुकने पे मजबूर कर दिया गया। तमाम ब्यूरोक्रेसी खौफजदा होगी। ब्यूरोक्रेसी खुद मानती है कि हमने, और सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट ने खुद कोर्ट के सामने कहा कि मेरे ऊपर प्रेशर था, सियासी प्रेशर था, 3 दफा मुझे बोर्ड करना पड़ा, तब मैंने इन लोगों को प्रमोट किया। मैंने रिश्तेदारियां बता दी। अब आशीष साहब, ये पॉलिटिशियनों के कितने % बच्चे होते हैं सियासत में, ब्यूरोक्रेट के कितने % बच्चे होते हैं ब्यूरोक्रेसी में, ये कुछ कंपैरिजन आपने क्यों? आप बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं अगर ना और भी इतने ज्यादा आप किताबों का हवाला देते हैं, मैं तो परेशान हो अगर जाता ना हूं। भी हो तो कुछ अरसे बाद वो उनको दामाद बना लेते हैं, ना भी हो तो उनकी रिश्तेदारियां हो जाती हैं। छोड़ दें, ये ऊपर शजरा नसब एक है, जर्नैल, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, कोई किसी का चाचा है, कोई मामा है, कोई ससुर है, कोई दामाद है, ये सारे एक है सर। तो हमने हमारी एकेडमी के दौरान रिश्ते होते हैं। एक और चीज मैंने जो नोट की इन पर स्टडी करते वक्त, हरफ राज इनके कालमों का मजमूआ है। ये हैरानकुन बात है कि जब इन पे केस चला मिसकंडक्ट का, तो आखिरी कालम जो किताब में है वो 24 सितंबर 2007 का है, और उसके बाद अगला कालम जो किताब में है वो 4 जनवरी 2008 का है। क्या आप बताना पसंद करेंगे कि इस दौरान के 3 महीने के कालम आपने किताब में क्यों नहीं शामिल किए? 24 सितंबर 2007 का? यस सर। मैं नहीं, उस जमाने में हुआ ये मैं बताता हूँ, यही ठीक है। उसके बाद मेरे पास कोई अखबार नहीं थी, इसलिए मैं बताता हूँ। उसके बाद हुआ ये था कि मैं एक अखबार, हर अखबार जो है ना वो एक वक्त में मेरे हमने हाथ बांध देती है कि हमारा काफ़ी बड़ा बिजनेस है, प्लीज़। तो उस जमाने में मुझे कोई अखबार नहीं मिल रही थी। मतलब ये मानते हैं ना कि 3 महीने आपने कालम में लिखा? जी, मैं मजीद निज़ामी साहब के साथ उन्होंने कहा था कि नहीं, उन्होंने मेरे कॉलम के अंदर अपने तौर पे एडिशन करना शुरू कर दिया। बड़े मजे की बात है सर, ये कहते हैं कि मैं रूल्स को नहीं मानता। मैं जब ईरान के हवाले से बात करते हैं, किसी और हवाले से, जब ये रिटायर हो जाती हैं तो घर में रहने के लिए फाइट करते हैं रूल्स के हवाले से, तब तो आइन की बात नहीं होती। सर मैं वाहिद आदमी किसी जगह भी आइन में नहीं लिखा हुआ कि जब मुलाजमत से निकाल दिया जाए तो परमानेंटली घर उनका होगा। सर मैं वाहिद आदमी हूं जिसने 8 महीने के बाद घर छोड़ा था। मेरे पास घर नहीं था पूरे मुल्क में, मैंने कोई प्लॉट नहीं लिया था, मैं अपना घर बना रहा था। आज भी 15-15 साल पुराने लोग GOR में बैठे हुए, मैंने छोड़ दिया। लास्ट क्वेश्चन सर। सर आप पर अब ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप जो है किताबों की नकल करके अपने नाम से छाप देते हैं। कौन सी? कौन सी? ये तो और अच्छा किया आपने, मेरे लिए आसानी कर दी। वो इल्ज़ाम पता चला। द बेल्जियम इम्पीरियलिस्ट रेप ऑफ अफ्रीका, ये है अपना, और इसको आपने एक कॉलम में कन्वर्ट नहीं, पहली बात तो यह है कि कॉलम में हर चीज़ का रेफरेंस मैं दिया और देता हूँ, तो ये प्लेजरिज्म नहीं है। प्लेजरिज्म होता है क्रिएटिव सूरत-ए-हाल में, तो ये नहीं है। मैं तारीख लिखते, देखो ना, मेरी 90% कॉलम जो है ना वो कुरान और हदीस पे मुंतज होते हैं। अगर मैं कुरान कोट करता हूं तो मैं चरबा सादी नहीं करता हूं, मैं हदीस कोट करता हूं, मैं चरबा। क्रिएटिव कॉलम को क्रिएटिव काम नहीं है भाई। मैं बहस में जाना नहीं चाहता ना कुरान उस मामले में, क्योंकि कॉलम को क्रिएटिव काम नहीं है। मेरे 15 ड्रामे हैं, 50 मैं 2 PTV अवार्ड लिए। मेरे ड्रामों में प्लेजरिज्म निकाले, मेरी शायरी में निकाले। आप प्लेजरिज्म को इस्लाम के मुनाफी नहीं समझते? नहीं, मैं प्लेजरिज्म करता नहीं हूं। आप प्लेजरिज्म को इस्लाम के मुनाफी नहीं समझते? बिल्कुल, मैं अखलाक के मुनाफी समझता हूं। शुक्रिया बाबत। जज साहब, मुझे जो कहना था मैंने आपकी मौजूदगी में कहा।
अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे सवालात और उनके जवाबात के हवाले से जो कुछ कहना चाहें। मैं समझता हूँ कि आपने सवाल किए रिकॉर्ड के मुताबिक और उन्होंने सच्चे से जवाब दिए। मैं मुतस्सर हुआ हूँ उनके इस रवैये से एंड बोल्ड रिप्लाईज। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच अब्बासी साहब। नाउ योर नेम इज ओरिया मकबूल जान अब्बासी। थैंक यू।